सबसे बड़ी समस्या यही है कि बिना समझे बूझे वैदिक कालीन व्यवस्था में सबसे ज्यादा जिसका विरोध आज के समय में किया जाता है वह क्या है? वर्ण सिस्टम या वर्ण व्यवस्था है। और उसमें भी खास तौर पे उस कथानक को आधार बनाकर किया जाता है जिसमें कहा गया कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण पैदा होते हैं, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा होते हैं, पेट से वैश्य पैदा होते हैं और जंघाओं से शूद्र पैदा होते हैं। और फिर हमने जो आपको यह सामने सिस्टम शो कर दिया, इसको देखने के बाद यह लगता है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे हो गए, क्षत्रिय उनके नीचे, वैश्य उनके नीचे और शूद्र सबसे नीचे माने गए और शूद्रों का शोषण होता रहा। और यह चीज इतने सुनियोजित तरीके से पहुंचाई गई है कि आज कोई कुछ पढ़ा हो या न पढ़ा हो, वह सीधे बोल देता है कि हिंदू समाज तो अतीत से ही दलित शोषक रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो यह व्यवस्था देख रहे हैं, आप जो यह पिरामिड देख रहे हैं, यह हिंदू संस्कृति के पिछड़ेपन का नहीं, हिंदू संस्कृति के गत्यात्मक सोच का नतीजा है। इसमें कहीं से भी जड़ता नहीं है, इसमें कहीं से भी कंजर्वेटिव सोच नहीं है, रूढ़िवादी सोच नहीं है। और जब यह बोला जाता है कि एक विराट पुरुष के मुख से, इसका मतलब नहीं है कि वो इंसान है जो मुंह से किसी को उगल देगा या ब्राह्मण को मुंह से उगल देगा। मुंह से कैसे उगल देगा? भुजाओं से कैसे जन्म हो जाएगा? पेट और जंघाओं से कैसे जन्म हो जाएगा? संभव ही नहीं ना। लेकिन दिक्कत यह है कि हम वैदिक और हिंदू धर्म के विरोध में इतने अंधे हो जाते हैं कि सही पक्ष को समझने का प्रयास ही नहीं करते। अब ध्यान दीजिए, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, भारत में जो राष्ट्र है, राष्ट्र को निर्जीव नहीं माना गया है। राष्ट्र स्वयं में प्राण वायु से युक्त एक व्यक्ति है। राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं। राष्ट्र है तो आप हैं। राष्ट्र वह एक विराट पुरुष है जिसके अंदर ये चार वर्ण व्यवस्थाएं कार्य करती हैं। ब्राह्मण, चलिए हम ब्राह्मण से ही बात शुरू करते हैं। ब्राह्मण उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो अमूर्त को मूर्त बनाता है। आज से अगर हम 500-600 साल पहले चलें, पश्चिमी जगत की ही सोच लो, वैज्ञानिक हो आप, वैसे सोच लो, क्या कोई यह मान सकता था कि व्यक्ति आसमान में उड़ेगा? कोई यह मान सकता था कि चंद्रमा और मंगल तक हमारे यान पहुंचेंगे? कोई यह मान सकता था कि अंतरिक्ष में मानव पहुंचेगा?